हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन से लगी पर्वतीय सीमा पर खास सुरक्षा सेना के लिए हल्के टैंक जोरावर बनाने की बहुत बड़ी तैयारी। जी हां दोस्तों, LAC के लिए स्पेशल टैंकों का निर्माण करेगा अपना भारत। ड्रैगन को देगा मुंह तोड़ जवाब। बताएंगे दोस्तों, उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहाँ पर दुनिया में एक बार फिर लोकप्रिय नेताओं को लेकर दोस्तों सर्वे कराया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर फिर एक बार रिपोर्ट सामने आया है। दोस्तों आप सभी को हम ये रिपोर्ट दिखाने वाले हैं दोस्तों, और साथ ही साथ बताएंगे जहां मंगोलिया और जापान में राजनाथ सिंह के पग पग पर रहेगी ड्रैगन की नजर, और पाकिस्तान में लगाया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। बताएंगे इसकी वजह, और दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन से लगी पर्वतीय सीमा पर खास सुरक्षा सेना के लिए हल्के टैंक जोरावर बनाने की बहुत बड़ी तैयारी। दोस्तों पूर्वी लद्दाख में बढ़े हुए चीनी खतरे के बीच भारत ने उत्तरी सीमा रेखा की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट जोरावर लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत भारत सरकार ने पूर्वी लद्दाख में खतरों वाले इलाके में तैनात रहने के लिए हल्के टैंकों का निर्माण किया जाएगा, और इन टैंकों का निर्माण पूरी तरह से स्वदेश में ही किया जाएगा दोस्तों, यानी भारत में ही किया जाएगा, ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में ड्रैगन को फौरन मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इन टैंकों का उपयोग वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर बड़ी संख्या में किया जाएगा, क्योंकि चीन की तरफ से भी ऐसे ही टैंकों की तैनाती की गई है। दोस्तों बता दें, रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने दी प्रिंट को बताया है कि सेना ने सामान्य स्टाफ गुणवत्ता आवश्यकताओं को अंतिम रूप दे दिया है, और आवश्यकता की स्वीकृति बोले तो AON के लिए सितंबर में रक्षा मंत्रालय से संपर्क करेगी, जब इस प्रोजेक्ट का पहला चरण शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सेना ऐसे टैंकों की तलाश कर रही है जिसका वजन 25 टन से कम होगा या फिर 10% तक ज्यादा हो सकता है। दोस्तों इन टैंकों को दूसरे हथियारों के साथ चीन से लगती सीमा रेखा पर भेजा जाएगा। ये टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे, और इनके साथ अलग अलग तरह के ड्रोन भी भेजे जाएंगे दोस्तों, जिनसे सीमा रेखा पर चीनी सैनिकों की निगरानी की जाएगी, और चीनी सैनिकों की किसी भी आक्रामकता का कड़ा जवाब दिया जाएगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इन टैंकों की एंटी टैंक मिसाइलों से रक्षा के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी बनाया गया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी हम आपको ये शेयर कर रहे हैं दोस्तों, जो हमारे भारतीय जवानों को लेकर आ रही है दोस्तों, और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफी है। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जय हिंद जय भारत कमेंट में लिख दीजिएगा, और साथ में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगली और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर दुनिया में फिर दिखी भारत की धाक, लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में नंबर 1 पर दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में नंबर 1 बन गए हैं दोस्तों। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्लोबल लीडर्स में 75% अप्रूवल रेटिंग मिली है दोस्तों। सर्वे में PM मोदी जी के बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर 63% और इतालवी प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी 54% रेटिंग के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। 22 विश्व नेताओं की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 41% अप्रूवल रेटिंग के साथ 5वें स्थान पर लाई करते हैं दोस्तों। लिस्ट में जो बाइडेन के बाद कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो 39% और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 38% अप्रूवल रेटिंग मिली है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, अपने भारत के लिए फिर एक बार गर्व की खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों। इससे फिर एक बार उन लोगों के मुंह पर तमाचा है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर नेगेटिव फैलाते हैं दोस्तों। ऐसे में ये रेटिंग्स कोई भारत की रेटिंग्स नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे विश्व में बाहरी एजेंसियों द्वारा करवाया गया है दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री नंबर 1 पर निकलकर सामने आए। ऐसे में दोस्तों अगर आपको गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, इस सर्वे में नंबर 1 आने के लिए। जी हाँ, और आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों मोदी जी को लेकर, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मंगोलिया और
जापान में राजनाथ सिंह के पग पग पर रहेगी ड्रैगन की नजर। आखिर क्यों परेशान है चीन, बता दे सीमा पर तनाव के बीच दूसरे देशों से बन रहे भारत के रिश्तों पर चीन करीबी से नजर रख रहा है दोस्तों। इसी कड़ी में मंगोलिया और जापान के दौरे पर जा रहे भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पग पग पर उसकी नजर रहेगी। चीन से आ रहे बयानों से स्पष्ट है कि वो भारत जापान के बीच बढ़ती दोस्ती का बिल्कुल भी हिमायती नहीं है दोस्तों। आपको बता दें कि भारत और जापान के बीच 8 सितंबर को 2+2 की दूसरे राउंड की वार्ता होने वाली है। इसमें भारत और जापान के विदेश व रक्षा मंत्री शामिल होंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगोलिया के 2 दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं। 6 सितंबर को होने वाले इस मीटिंग में राजनाथ सिंह की वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और इसके अलावा मंगोलियन राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह के सम्मान में भोज का भी आयोजन किया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। भारतीय रक्षा मंत्री के जापान दौरे से पहले चीन की सरकारी मीडिया ने भी बयान जारी किया है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि उच्च स्तरीय बैठक की आड़ में इन दोनों देशों को किसी तीसरे देश को निशाना नहीं बनाना चाहिए। एक चीनी ऑब्जर्वर ने सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स से कहा है कि बीते कुछ साल में भारत और जापान के बीच नजदीकी बढ़ी है। खास तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के कार्यकाल में ये ज्यादा देखने को मिला था दोस्तों। इसके पीछे क्षेत्र में चीन के शांतिपूर्ण विकास को रोकने का मकसद हो सकता है। तो वहीं सिंघुआ यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय रणनीति संस्थान के शोध विभाग के निदेशक क्वेन फेंग ने कहा है कि सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव के बाद भारत में कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग चीन को सुरक्षा के लिए चुनौती मानते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही भारतीय अमेरिका और जापान के साथ दोस्ती को बढ़ावा देते हैं। इसके पीछे उनका मकसद चीन पर नियंत्रण रखना होता है। चीन को इससे सतर्क रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने चीन का ये बयान सुना दोस्तों। अब आप समझ पा रहे होंगे आखिर क्यों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक एक कदम पर दोस्तों चीन पैनी नजर रखने वाला है। दोस्तों क्या लगता है आपको? चीन अपने आप को सबसे मजबूत देश दिखाने की कोशिश करता है दोस्तों, लेकिन इन खबरों को सुनकर तो यही लगता है कि चाइना सबसे कमजोर है, और जबकि भारत दोस्तों अपने आप को कभी भी ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से बड़े बड़े देश अब भारत पर अपनी नजरें गड़ा कर रखे हुए हैं दोस्तों, इससे अब यही लगता है कि भारत एकदम सही दिशा में, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग? आपकी जो भी राय हो अपने भारत देश को लेकर सुझाव राय जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पाकिस्तान में लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल, शहबाज शरीफ सरकार का बहुत बड़ा ऐलान। जी हां, विनाशकारी बाढ़ को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है दोस्तों। विनाशकारी बाढ़ को राष्ट्रीय आपातकाल बताते हुए पाकिस्तान सरकार ने लोगों से संकट की इस घड़ी में देश की मदद का आह्वान किया है और असहाय लोगों की मदद के लिए आगे आने का आग्रह किया है। तो वहीं कई मित्र देशों से भी इस आपात स्थिति आर्थिक मदद और अन्य तरह की सहायता मिल रही है दोस्तों। पाकिस्तान की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और बाढ़ में मरने वालों की संख्या करीब 1000 तक पहुंच गई है दोस्तों, जिसको देखते हुए सरकार ने आपातकाल का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के 160 जिलों में से 116 जिले भयंकर बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित और करीब 3 करोड़ लोग गंभीर मुसीबत में फंस गए हैं दोस्तों। पाकिस्तान आपातकालीन विभाग एनडीएमए ने कहा है कि करीब 2.25 लाख लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, जहां सावधान पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जुबान खोली तो खैर नहीं। जी हां, इमरान खान का कट्टर समर्थक हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की शीर्ष जांच एजेंसी ने थल सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाने में कथित संलिप्तता को लेकर एक वरिष्ठ चिकित्सक को गिरफ्तार किया है दोस्तों। गिरफ्तार किया गया शख्स अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान का कट्टर समर्थक है दोस्तों। संघीय जांच एजेंसी यानी FIA की साइबर अपराध शाखा ने थल सेना प्रमुख के खिलाफ नफरत फैलाने वाला अभियान चलाने में शामिल लोगों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है दोस्तों। बलूचिस्तान प्रांत के लास बेला में सेना का एक हेलीकॉप्टर 1 अगस्त को दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यह अभियान शुरू किया गया था। जी हां दोस्तों, FIA की साइबर अपराध शाखा के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा है कि FIA ने सेना और खास तौर पर थल सेना प्रमुख के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाने में कथित तौर पर संलिप्तता को लेकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के एक वरिष्ठ रजिस्ट्रार डॉक्टर सहर शौद के आवास पर छापा मारा है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर सोलोमन आइलैंड ने अमेरिकी जहाज को एंट्री देने से कर दिया इनकार। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, चीन से सुरक्षा समझौता कर चुके सोलोमन आइलैंड ने अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जहाज को अपने पोर्ट पर एंट्री देने से इनकार कर दिया है दोस्तों।
सोलोमन सरकार ने कोस्ट गार्ड के जहाज के लिए ईंधन भरने के अनुरोध का भी जवाब नहीं दिया। मई 2022 में चीन के साथ सुरक्षा समझौते पर सहमति के बाद से सोलोमन द्वीप के अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं। दोस्तों, USGCG ओलिवर हेनरी एक क्षेत्रीय मत्स्य पालन एजेंसी के लिए प्रशांत महासागर में नियमित गश्त कर रहा था। इस दौरान जब शिप को ईंधन की जरूरत पड़ी तो जहाज ने सोलोमन आइलैंड के अधिकारियों से संपर्क किया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक द्वीपीय देश की सरकार ने कॉल का जवाब नहीं दिया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जहाज ओलिवर हेनरी को रूटीन के तहत सोलोमन आइलैंड जाना था। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। अमेरिकी तट रक्षक प्रेस अधिकारी के मुताबिक इसके बाद अमेरिका पोत को पापुआ न्यू गिनी की तरफ मोड़ दिया गया। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक उसने सोलोमन सरकार का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन अभी तक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। दोनों देशों के बीच सुरक्षा समझौते के एक लीक हुए मसौदे से पता चला है कि चीन सोलोमन द्वीप में मिलिट्री बेस बना रहा है। दोस्तों, हालांकि दोनों देशों ने इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा समझौता हुआ है। इसके तहत सोलोमन आइलैंड चीनी नौसेना के जहाजों को अपने बंदरगाहों में रुकने की अनुमति दे चुका है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन दोस्तों इस छोटी सी सोलोमन कंट्री ने दोस्तों अमेरिका जैसे बड़े देश को नकार करके क्या बहुत बड़ा पंगा लिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर, और क्या वजह हो सकता है दोस्तों कि इसने अमेरिका जैसे देश का फोन नहीं उठाया। दोस्तों, क्या कहीं चीन की तरफ से सोलोमन आइलैंड को पूरी सुविधाएं तो नहीं दी जा रही हैं दोस्तों, ताकि सोलोमन को कोई आवश्यकता ही ना हो अमेरिका की? आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां सीमा पर तनाव दोस्तों फिर भी भारत के साथ काम करने को बेचैन है चीन। जी हां, नई अर्थव्यवस्था जिसे हम ट्रिकल डाउन थियरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, उसकी ओर जब पूरी दुनिया आकर्षित हो रही थी तब माना जाने लगा था कि 21वीं सदी को अर्थव्यवस्था ही संचालित करेगी। चूंकि नई आर्थिकी के चलते एशिया के दो देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की कर रही थी, इसलिए माना गया था कि अगली सदी एशिया की होगी। कहना न होगा कि ये दोनों देश चीन और भारत हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर इस विचार को आगे बढ़ाया है। दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया की तभी हो पाएगी जब एशिया के दोनों बड़े देश चीन और भारत एक साथ आए। जी हाँ, भारतीय विदेश मंत्री बैंकॉक के चुलालांगकॉर्न विश्वविद्यालय में हिंद प्रशांत का भारतीय दृष्टिकोण विषय पर अपनी बात रखने गए थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि एशिया की दोनों शक्तियां मिलकर 21वीं सदी को एशिया की सदी के तौर पर स्थापित कर सकेंगी। दुनिया का कोई भी देश सब कुछ बदल सकता है, अपना पड़ोसी बदल नहीं सकता, और यही स्थिति भारत और चीन की भी है। चीन में जिस बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, उस बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत ही है। जी हाँ दोस्तों, अगली और बड़ी खबर की बात करें, जहाँ चीन से निपटने को ताइवान के रक्षा बेड़े में शामिल होंगे लड़ाकू विमान, बजट में की वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से उठा तूफान अभी थमा नहीं है। दोस्तों, चीन से बढ़ते तनाव के तहत ताइवान ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने रक्षा बेड़े में घातक लड़ाकू विमान और बड़े हथियारों समेत अन्य उपकरण शामिल किए हैं। दोस्तों, ताइवान ने बृहस्पतिवार को अपनी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अगले साल रक्षा क्षेत्र में $19 अरब खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। जी हाँ, ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के मंत्रिमंडल ने कुल प्रस्तावित रक्षा बजट में वार्षिक आधार पर 13.9% की वृद्धि के साथ $19.41 अरब निर्धारित किया है। इसमें लड़ाकू विमान और अन्य उपकरणों के लिए अतिरिक्त विशेष फंड शामिल है। हालांकि बजट लेखा और सांख्यिकी महानिदेशालय ने यह नहीं बताया है कि पैसा कहां जाएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी AK-630 तोप का गोला, दुश्मनों के छुड़ाएगा छक्के। जी हां, सशस्त्र बलों में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को युद्ध पोत पर लगे AK-630 यानी AK-630 तोपों के लिए अपना पहला पूरी तरह से भारत में निर्मित 30 मिलीमीटर गोला बारूद प्राप्त किया है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने एक विज्ञप्ति में कहा कि कानमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के CMD सत्यनारायण नुवाल ने नौसेना के वाइस चीफ वाइस एडमिरल SN घोरमडे को गोला बारूद की पहली खेप सौंपी है। दोस्तों, इस अवसर पर वाइस एडमिरल घोरमडे ने कहा है कि ये देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि निजी उद्योग ने पूरी तरह से स्वदेशी गोला बारूद विकसित किया है। ये 12 महीनों में किया गया है दोस्तों, और सभी कंपोनेंट स्वदेशी हैं। एक और खबर की बात करें, जहां ब्रिटेन में बच बारस, जी हां, लंदन में ऋषि सुनक व
अक्षता मूर्ति ने की है गौ माता की पूजा। वायरल हुआ वीडियो। जी हां, ब्रिटिश पीएम पद की दौड़ में अग्रणी ऋषि सुनक जी और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने जन्माष्टमी मनाने के बाद बच्छ बारस पर गौ पूजा की। दोस्तों इसका वीडियो सोशल वीडियो में वायरल हो रहा है। इसके साथ ही सनातन धर्म और संस्कृति की विशेषताओं की जमकर चर्चा हो रही है। दोस्तों सुनक दंपति ने जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा के फोटो इंस्टाग्राम पर साझा किए थे, लेकिन 2 दिन पूर्व मनाए गए बच्छ बारस पर गाय की पूजा का वीडियो उनके एक समर्थक ने ट्विटर पर साझा किया है। बच्छ बारस का पर्व 23 अगस्त को मनाया गया था। दोस्तों इस मौके पर गाय व बछड़े की पूजा कर मन्नत मांगी जाती है। भारत में ये पर्व बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। दोस्तों ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या ऋषि सुनक जी बन पाएंगे? दोस्तों हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के खिलाफ पंजाब प्रांत में आतंकवाद का मामला हुआ दर्ज। जी हां, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस ने गुरुवार को पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के खिलाफ आतंकवाद और न्यायपालिका और सरकारी अधिकारियों को धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। दोस्तों पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री परवेज इलाही के बेटे और पाकिस्तान के पूर्व संघीय मंत्री मुनीस इलाही ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे जैसे को तैसा वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ शहबाज सरकार की अवैध कार्रवाइयों के जवाब में पंजाब सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर यूएनएससी में यूक्रेन मुद्दे पर चीन का बहुत बड़ा बयान। कहा दुनिया को एक नए कोल्ड वार की तरफ बढ़ने से रोकना है। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में स्थित चीनी स्थायी प्रतिनिधि चांग जून ने 24 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोले तो यूएनएससी द्वारा आयोजित यूक्रेन मामले से जुड़ी खुली बैठक में भाषण देते समय कहा कि विश्व को नए शीत युद्ध में फंसने की अनुमति न दे। चयांग जवून ने कहा कि यूक्रेन संकट और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पैदा हुए सिलसिलेवार तनाव से ये जाहिर हुआ है कि एक साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुटता और सहयोग की तत्काल आवश्यकता के इस युग में हमें किसी भी जानबूझकर उकसावे और अलगाववाद को टकराव को तेज करने की कार्रवाई पर सतर्क रहना होगा। जी हां दोस्तों, जो खुद भारत के मामले में दोस्तों जानबूझकर भारत के साथ पंगे लेने की कोशिश करता है दोस्तों, वो अब यूक्रेन वाले मुद्दे पर शांति की अपील कर रहा है। दोस्तों ऐसे में क्या आपको ये खबर दोस्तों चीन के दोहरे रवैये को नहीं दर्शाता? क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा जरूर। और वीडियो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक कर दीजिए। अगली खबर की बात करें, जहां पर अब यूएस सीनेटर ब्लैक बर्न पहुंची ताइवान। कहा मुझे जिनपिंग से नहीं लगता डर। जी हां दोस्तों, अमेरिका की सीनेटर मार्शा ब्लैक बर्न गुरुवार को बीजिंग के दबाव को धता बताते हुए ताइवान की यात्रा करने वाली कांग्रेस की नई सदस्य बन गई है। दोस्तों उन्होंने कहा कि मुझे कम्युनिस्ट चीन द्वारा ताइवान जाने के लिए धमकाया नहीं जाएगा। टेनेसी से रिपब्लिकन सांसद ब्लैक बर्न सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति में भी शामिल है। उनकी यात्रा अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी और अन्य अमेरिकी अधिकारियों द्वारा हाल की कई यात्राओं का अगला पड़ाव है। दोस्तों ब्लैक बर्न ने गुरुवार को एक बयान में कहा है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में ताइवान हमारा सबसे मजबूत साझेदार है। ताइपे की नियमित उच्च स्तरीय यात्राएं लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी नीति का हिस्सा है। अगली खबर की बात करें, जहां पर ब्राजील के विदेश मंत्री से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। रक्षा सहयोग और पेट्रोलियम पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की अपनी पहली यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रेका के साथ मुलाकात की। उन्होंने 8वीं भारत ब्राजील साझा आयोग की बैठक में सह अध्यक्षता की और व्यापार, निवेश तथा काउंसुलर संबंधित अन्य मुद्दों पर व्यापक चर्चा की है। दोस्तों जयशंकर जी ने ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रेका के साथ प्रसारण और कराधान के क्षेत्र में समझौतों पर भी हस्ताक्षर की और ब्रिक्स, IBS, UN, G20 तथा यूक्रेन संघर्ष पर विचारों का आदान प्रदान किया। अगली खबर की बात करें, जहां पर स्कॉटलैंड में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकती है महारानी एलिजाबेथ II। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। जी हां, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल स्थित अपने आवास पर जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है कि महारानी एलिजाबेथ नवनिर्वाचित नेता को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए पारंपरिक समारोह आयोजित कर सकती है। 96 वर्षीय महारानी एलिजाबेथ उम्र संबंधी समस्याओं का सामना कर रही है। दोस्तों वो स्कॉटलैंड में गर्मी की अपनी सालाना छुट्टी बिता रही है। दोस्तों एक प्रमुख ब्रिटिश अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि महारानी के लिए एक गुप्त योजना तैयार की गई है, जिसके तहत वो लंदन के
बर्किंघम पैलेस या दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में विंडस कैसल की यात्रा करने के बजाय बालमोरल बेस पर नवनिर्वाचित नेता की आगवानी करेंगी पूर्व चांसलर ऋषि सुनक या विदेश सचिव लिज ट्रस दौड़ में आमने सामने है। और खबर की बात करें जहां पर नासा फिर बना रही है इंसान को चांद पर भेजने की योजना। 29 अगस्त को पहली उड़ान भरी जाएगी दोस्तों। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा एक बार फिर चांद पर इंसान को भेजने की तैयारी कर रहा है। आर्टेमिस एक मिशन के तहत 29 अगस्त को नासा की पहली उड़ान खुलेगी। जानकारी के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहता है तो साल 2025 में इंसान को चांद पर दोबारा ले जाने के लक्ष्य के साथ आर्टेमिस प्रोजेक्ट पटरी पर आ जाएगा। दोस्तों अगली खबर की ओर चले जहां पर वैक्सीन की टेक्नोलॉजी पर बड़ा विवाद। मॉडर्ना ने फाइजर पर लगाया चोरी का आरोप। जी हां, मुकदमा किया दर्ज। बता दें वैक्सीन निर्माता कंपनी मॉडर्ना ने फाइजर बायोनटेक के खिलाफ अमेरिका और जर्मनी की अदालतों में केस दर्ज किया है। दोस्तों मॉडर्ना का दावा है कि फाइजर बायोनटेक ने जो कोरोना के खिलाफ mRNA वैक्सीन बनाई है वो मॉडर्ना की टेक्नोलॉजी कॉपी करके बनाई गई है। दोस्तों मॉडर्ना के मुताबिक mRNA वैक्सीन का निर्माण करने वाली जिस टेक्नोलॉजी को साल 2010 से 2016 के बीच में उसने पेटेंट करवाया था उसके द्वारा ही फाइजर बायोनटेक के बिना मॉडर्ना की इजाजत के अपने वैक्सीन कोमैर्निटी का निर्माण किया था। दोस्तों बात करें अगली और बड़ी खबर की जहां पर सुशील मोदी जी ने छेड़ा शिगुफा। नीतीश को हटाकर ऐसे तेजस्वी यादव खुद सीएम और आरजेडी की सरकार बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की एक पखवाड़ा पुरानी महागठबंधन सरकार को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एक बड़ा शिगुफा छेड़ा है दोस्तों कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव जब चाहे नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा सकते हैं और आरजेडी की अगुवाई वाली सरकार बना सकते हैं। मोदी जी ने दावा किया है कि आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी के स्पीकर बनने के बाद 45 विधायकों वाले जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोस्तों सुशील मोदी ने कहा कि अब आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव जब चाहेंगे नीतीश कुमार को हटाकर बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनवा देंगे। उन्होंने दावा किया है दोस्तों कि जिस दल को 115 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और स्पीकर की भी उसी दल का है वो कभी भी बाजी पलट सकता है। अगली खबर की बात करें जहां पर 5 बार राज्यसभा भेजा, 24 साल मंत्री रहे, अब कांग्रेस खराब हो गई। कांग्रेसियों ने आजाद को याद दिलाए उनके पुराने दिन। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुलाम नबी आजाद पर जमकर हमला बोला है। दोस्तों गहलोत ने कहा है कि आज आजाद कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाटुकारों से घिरे हैं, जबकि जब हम संजय गांधी के साथ राजनीति कर रहे थे तो इन्हीं गुलाम नबी आजाद को संजय गांधी का चाटुकार कहा जा रहा था। गहलोत ने कहा कि हम उस वक्त संजय गांधी से सहमत नहीं होते हुए भी उनकी अगुवाई में सत्ता से बाहर रखकर संघर्ष कर रहे थे और ये लोग संजय गांधी के सलाहकार थे। आज राहुल गांधी ठीक उसी तरह से अपने तरीके से कांग्रेस चलाना चाह रहे हैं तो गुलाम नबी आजाद को बुरा नहीं लगना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने भी गुलाम नबी आजाद के फैसले पर हैरानी जताई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने संगठन और सरकार में अनेकों बार कई पदों से नवाजा, 2 बार लोकसभा सांसद बनाया, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, चुनाव की हार जीत से बचाकर 5 बार राज्यसभा सांसद बनाया। इसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर दोस्तों रोती बिलखती नजर आ रही है दोस्तों और बौखलाहट में अजीबोगरीब बयान देती नजर आ रही है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर सबसे अच्छा डिसीजन लिया है? दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग? अपनी राय कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर सितंबर में बंद रहेंगी 12 से अधिक ट्रेनें, मेल से लेकर एक्सप्रेस तक रद्द। जी हां दोस्तों, अगले महीने ट्रेन से जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपको झटका सकती है। सितंबर की शुरुआत में ही रेल यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। रेलवे ने 6 से लेकर 14 सितंबर तक ट्रेनों का संचालन रद्द कर दिया है। दोस्तों दरअसल फिरोजपुर मंडल के बरही ब्राह्मण में सैटेलाइट फेट टर्मिनल का कार्य किया जाएगा। इसके चलते सहारनपुर स्टेशन से गुजरने वाली दर्जन भर ट्रेनें, साप्ताहिक मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया है। दोस्तों साथ ही कई ट्रेनों को समय में परिवर्तन भी किया गया है। इसके अलावा 3 ट्रेनों को बीच स्टेशनों पर भी रोका जाएगा। दोस्तों वो कौन कौन सी ट्रेन है उनकी पूरी लिस्ट हमने स्क्रीन पर दे दी है दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। अंतिम खबर की बात करें जहां किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन आएगी 12वीं किस्त। पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके कही है बड़ी बात। जी हां दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपको बड़े काम की है। पीएम मोदी जी जल्द ही पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जारी करने वाले हैं। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए ट्वीट करके कहा है कि हमारे किसान भाई बहनों पर देश को गर्व है। ये जितना सशस्त्र होंगे नया भारत
भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले महीने किसानों के खाते में पीएम किसान की 12वीं किस्त आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले जो जानकारी होती है, जरूरी चीजें दोस्तों वो जरूर आप करवा लें, जैसे अपने रजिस्ट्रेशन को, आवेदन को दोस्तों अपडेट अवश्य करा ले। बाकी सारी जानकारी स्क्रीन पर हमने दे दी, आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में कोई भी डाउट हो तो आपकी स्क्रीन पर पूछ सकते हैं दोस्तों कमेंट करके। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबरों में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।